Watch your favorite A to Z. नमस्कार, मैं हूं मेघना भारद्वाज। उत्तर प्रदेश से जुड़ी बड़ी खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। यूपी में जड़ें मजबूत करने निकले राहुल गांधी अपनी महायात्रा के दूसरे दिन गोरखपुर, संत कबीर नगर और बस्ती के दौरे पर। गोरखपुर में रोड शो और संत कबीर नगर में खाट पंचायत का कार्यक्रम। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर आजम के विवादास्पद बयान पर बिफरी बीजेपी। राज्यपाल राम नाईक से मिलकर सौंपा ज्ञापन। अखिलेश मंत्रिमंडल से आजम की बर्खास्तगी की मांग। और त्योहारों का मौसम शुरू होने से पहले सीएम ने सुरक्षा व्यवस्था पर बुलाई हाई लेवल मीटिंग। डीजीपी समेत जिले के डीएम, एसएसपी और आईजी तलब। विपक्ष के हमलावर तेवर को देखते हुए सीएम दे सकते हैं कड़े निर्देश। और अब खबरें दिखाते हैं आपको विस्तार से। देवरिया से कल से शुरू राहुल गांधी की महायात्रा का आज दूसरा दिन है। देवरिया से दिल्ली तक की इस यात्रा के दूसरे दिन राहुल गांधी गोरखपुर, संत कबीर नगर और बस्ती के दौरे पर हैं। राहुल गांधी आज कुल 98 किलोमीटर की यात्रा करेंगे। इस दौरान वो गोरखपुर में रोड शो भी करेंगे। शाम को संत कबीर नगर के खलीलाबाद में राहुल गांधी खाट सभा भी करेंगे। राहुल गांधी ने कल देवरिया के रुद्रपुर में खाट सभा कर कल अपनी महायात्रा की शुरुआत की थी। राहुल की यह महायात्रा 25 दिनों की है। इस दौरान वो कोई भी रैली नहीं करेंगे और खाट सभा के जरिए किसानों और आम लोगों से जुड़ने की कोशिश करेंगे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ साहिल भारती जुड़ चुके हैं। साहिल, क्या कुछ जानकारी है? राहुल ने अब तक क्या क्या बातचीत की है किसानों से? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा लगभग 2500 किलोमीटर की महायात्रा का आज दूसरा दिन है मेघा। और राहुल गांधी ने सुबह बीआरटी मेडिकल कॉलेज पहुंचकर सबसे पहले इंसेफ्लाइटिस से पीड़ित बच्चों से मुलाकात करी और उसके बाद शासन चौराहे से अपना रोड शो शुरू किया। रोड शो में गुलाम नबी आजाद, राजीव शुक्ला समेत कई कांग्रेस के बड़े नेता थे और लगभग लाखों की संख्या में उनके कार्यकर्ता और समर्थक उनके साथ थे। रोड शो जब आगे बढ़ता है तो भीड़ का जो कारवां था वो देखने वाला था। जगह जगह राहुल गांधी का स्वागत किया गया। राहुल ने ठहराव पर आकर किसानों से बातचीत करी और केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि ये सूट-बूट की सरकार है और इसने किसानों का कर्ज नहीं माफ किया है, जो गरीब किसान है उनका कर्ज नहीं माफ किया है। और साथ ही साथ उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि ये सरकार सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों का जो कर्ज है उसे माफ करती है। और कांग्रेस की जब सरकार थी यूपीए की तो उसने 70,000 करोड़ रुपए की लागत का किसान कर्ज माफ किया था। उन्होंने आश्वासन भी दिलाया किसानों को कि वो उनके हक की लड़ाई संसद में लड़ेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जवाब मांगेंगे। तो उत्तर प्रदेश के अंदर अपनी जमीन तलाशने निकले राहुल गांधी का ये एक बड़ा कदम है। किसानों को साध रहे हैं क्योंकि जो असल वोटर होता है वो गांव से ही निकलता है, वो किसान ही होता है। राहुल गांधी जिस स्ट्रेटजी पे काम कर रहे हैं वो भले ही आज अटपटी सी लग रही हो, लेकिन आने वाले समय में उसका जो परिणाम होगा वो कांग्रेस के पक्ष में जरूर नजर आएगा। जी साहिल, आगे क्या कार्यक्रम है राहुल गांधी का? जी बिल्कुल, राहुल गांधी का रोड शो समाप्त हो रहा है और उसके बाद वो राजमार्ग होते हुए आगे अपनी खाट सभा करेंगे, जहां पर लोग किसानों से रूबरू होंगे, किसानों की समस्याओं को सुनेंगे और उनके जो अपने आश्वासन है वो देंगे। साथ ही साथ उनकी जो बातें हैं उनको किस तरीके से वो संसद तक लेकर जाएं उस पर विचार विमर्श होगा। उसके बाद अगला कार्यक्रम कल होगा। तो जाहिर सी बात है 2500 किलोमीटर की ये यात्रा है मेघा, जिसमें उत्तर प्रदेश की लगभग 300-350 से ज्यादा विधानसभा क्षेत्र कवर किए जाएंगे। राहुल गांधी पीके की स्ट्रेटजी पे निकले हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर वो 2017 के चुनाव को नजर बनाए हुए हैं, लेकिन माना ये जा रहा है मेघा कि राहुल गांधी के लिए 2017 से ज्यादा फोकस 2019 पर है। कहीं ना कहीं ये लगने लगा है जिस तरीके से राहुल गांधी अपनी यात्रा में निकल रहे हैं, किसानों को साध रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं और लगातार उनका जो निशाना है वो यूपी सरकार पे नहीं है, वो सिर्फ निशाना मोदी और केंद्र सरकार पर है। तो जाहिर सी बात है 2019 की भी जो जमीन है उसकी भी तलाश आज इस वक्त राहुल गांधी के जहन में है और वो कहीं ना कहीं लगता है कि 2019 की जमीन को तलाशने निकल पड़े हैं। जी साहिल, क्या लगता है कि क्या इस खाट सभा से राहुल गांधी किसानों को लुभाने में कामयाब होंगे? जी बिल्कुल, राहुल गांधी को लगता है कि हम
जब तक किसानों के बीच में नहीं जाएंगे, उनके दर्द को नहीं सुनेंगे, नहीं समझेंगे, तब तक किसान हमारी तरफ नहीं आएगा। हालांकि एक वक्त था कि उत्तर प्रदेश का किसान राहुल गांधी मतलब कांग्रेस पार्टी के साथ था, तो जाहिर सी बात है जो चीजें दूर चली गई हैं हमसे, उन्होंने जो काम किए हैं किसानों के लिए उसको वो गिनवा रहे हैं कि हमारी जब सरकार रही है तो हमने 70,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया था, मनरेगा जैसी स्कीम को लॉन्च किया था, किसानों के लिए कई सिंचाई की योजनाएं लेकर आए थे। तो जाहिर सी बात है जो काम कर चुके हैं उन कामों को याद दिलाया जा रहा है, एक बहाना बताया जा रहा है कि हम आपकी बातों को संसद तक लेके जाएंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उस पर जवाब मांगेंगे। जो सरकार फिलहाल वक्त चल रही है वो किसानों की सरकार नहीं है, पूंजीपतियों की सरकार है। तो उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से राहुल गांधी निकले हैं, 25 दिनों का पूरा रोड मैप है, 2,500 किलोमीटर उनको यात्रा करनी है। इन सब का जो नतीजा है वो आने वाले चुनाव परिणाम में देखने को मिलेगा। लेकिन फिलहाल वक्त राहुल गांधी और उनकी टीम को ऐसा लगता है कि इस पूरी यात्रा से उनको आने वाले समय में बड़ा फायदा होगा और जो किसान है, जो उस तबके के लोग हैं, वो कांग्रेस पार्टी के साथ पुनः एक बार फिर से जुड़ेंगे। जी साहिल, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल गांधी ने यूपी की जमीन वापस पाने के लिए कल देवरिया की रुद्रपुर में खाट बिछाकर पंचायत लगाई थी, लेकिन राहुल के जाते ही इस खाट पर बवाल हो गया। जिसे भी मिला वो खाट लेकर भाग निकला। देखते ही देखते ये खाट पंचायत दंगल में तब्दील हो गई। ये नजारा है देवरिया के रुद्रपुर में राहुल गांधी की खाट पंचायत के बाद का। खाट पंचायत के बाद यहाँ खाट की लूट मच गई। जिसे मिला वो सिर पर रखकर भागा और जो चूक गया उसने दूसरों से छीना झपटी की। इस मारामारी में कुछ की खाट टूटी तो किसी के हाथ पांव टूटे। यूपी में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने अपनी खोई जमीन वापस पाने के लिए खटिया बिछाकर लोगों से जुड़ने की कोशिश की, लेकिन जिस खाट पर लोगों ने बैठकर राहुल को सुना उसी पर कब्जा कर लिया और फिर इसे राहुल की दी हुई निशानी मानकर एक दूसरे से भिड़ गए। यूपी में 27 साल के सूखे को खत्म करने के लिए राहुल गांधी ने रुद्रपुर के दूध बाबा मंदिर मैदान से अपनी महायात्रा का आगाज किया। इसके तहत किसानों से जुड़ने के खास मकसद से खाट पंचायत का आयोजन किया गया था। यह रणनीति कांग्रेस के रणनीतिकार प्रशांत किशोर यानी पीके की है। इस रणनीति को 2014 लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी की चाय पर चर्चा की काट के तौर पर माना जा रहा है। कांग्रेस की कोशिश है कि इस महायात्रा के दौरान पार्टी के नेता खाट पंचायत करेंगे ताकि किसानों से सीधे जुड़ सकें। सीधी सी बात है, हिंदुस्तान का जो किसान है, अगर आप उसकी इकोनॉमिक्स में जाएं, अगर आप उससे पूछें कि भाई आप खेत में पैसा डालते कितने हो और निकलता कितना है, तो आपको सीधा बता देगा कि जितना पैसा मैं डालता हूं उतना पैसा खेत से निकलता ही नहीं है। यह हिंदुस्तान के किसान की सच्चाई है। इस महायात्रा में कांग्रेस ने कर्ज माफ, बिजली बिल हाफ का नारा दिया है। कांग्रेस का दावा है कि वो चुनाव जीतने के बाद किसानों का कर्ज माफ कर देगी, साथ ही उनके बिजली बिल को भी आधा करने का वादा है। राहुल के निशाने पर सूबे की अखिलेश यादव सरकार और पीएम मोदी हैं। तो किसान क्या करता है? किसान आधा समय अपने खेत में लगाता है और बाकी समय या मजदूरी करता है या फिर शहर में जाने की सोचता है। पार्लियामेंट में मैंने एक सवाल पूछा, मोदी जी से पूछा और मुझे जवाब नहीं मिला। इस महायात्रा के दौरान राहुल गांधी देवरिया से दिल्ली तक की लगभग 2,500 किलोमीटर की यात्रा 25 दिनों में तय करेंगे। इस दौरान वो किसानों और युवाओं से मुलाकात करेंगे। जिस भी शहर या कस्बे से राहुल गुजरेंगे वहां रोड शो या लोगों से सीधे मिलने का कार्यक्रम है, लेकिन इस दौरान कोई भी रैली नहीं की जाएगी। महायात्रा के पहले 2 दिनों में राहुल गांधी कुशीनगर, गोरखपुर, संत कबीर नगर और बस्ती के कई इलाकों का दौरा करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, A to Z न्यूज। राहुल गांधी की इस खाट पंचायत पर बीजेपी ने सवाल उठाए हैं। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि कांग्रेस को किसानों की पहल याद नहीं आई। यूपी चुनावों में से ठीक पहले किसानों के दर्द दिखाना कांग्रेस की चाल है। उन्होंने देवरिया में कांग्रेस की खाट पंचायत पर भी सवाल उठाए हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि पंचायत में लोग केवल खाट के लिए आए थे। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस को सत्ता में रहते किसानों की याद नहीं आई।
यूपी में कांग्रेस अपना वजूद खो चुकी है और खाट पंचायत लगाकर कांग्रेस किसानों को ठगने का काम कर रही है। यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य ने आजम खान के बयान पर राज्यपाल से मिलकर उन्हें ज्ञापन सौंपा है। आजम खान ने इस ज्ञापन में आजम खान को अखिलेश मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग की है। आजम खान ने गाजियाबाद में एक कार्यक्रम के दौरान बाबा साहब अंबेडकर पर एक विवादित बयान दिया था। आजम खान ने कहा था कि भीमराव अंबेडकर की मूर्ति का हाथ इशारा करता है कि सामने का प्लॉट हमारा है। इस बयान के बाद विपक्षी दलों ने आजम खान पर हमला तेज कर दिया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आज विधानसभा के बाहर विरोध प्रदर्शन भी किया और आजम खान का पुतला फूंका। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बीजेपी कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं और इस दौरान आजम खान का पुतला भी फूंका गया है और बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज भी किया गया है प्रदर्शन के दौरान। आजम खान की बर्खास्तगी की मांग को लेकर यह प्रदर्शन किया गया है। और रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। महलों का राजा मिला कि रानी बेटी राज करेगी, तुम्हारी बेटी राज करेगी। सितारा कलेक्शन बाय श्री राज महल ज्वेलर्स, रानी जैसी बेटियों के लिए। Watch your favorite A to Z news channel just a click away. Log on to www.a2znewschannel.com. आप किसे चुने, नसाका या बीमारियां? उम्र ही कुछ ऐसी है, हमें शरारतें करने दो। जोश मोबाइल हर दिल में जोश लाए। सभी व्यूअर्स को नमस्कार। सब रोगों की एक दवा, हंसते रहो मेरे भाई। जब इसके ऊपर कार्बन आ गया व्यूअर, जब इस पैंक्रिया के ऊपर कार्बन आ जाता है तो ये इंसुलिन बनानी बंद कर देती है। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। अखिलेश सरकार ने यूपी के वोटरों को लुभाने के लिए मुफ्त स्मार्टफोन देने का ऐलान किया है, लेकिन इस योजना का लाभ हर कोई नहीं उठा सकता क्योंकि इसके लिए कई जरूरी शर्तें रखी गई हैं। साथ ही ये भी तय किया गया है कि अगर अगले साल यूपी में सपा की सरकार बनी
तभी आप इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। अगर आप यूपी के रहने वाले हैं और अखिलेश सरकार की फ्री लैपटॉप योजना का लाभ नहीं उठा सके तो आपके लिए एक और मौका है। लेकिन ये मौका फ्री लैपटॉप का नहीं बल्कि मुफ्त मोबाइल फोन का है। अब अखिलेश सरकार आपको फ्री में स्मार्टफोन देगी। अखिलेश सरकार ने इस बात का औपचारिक ऐलान कर दिया है और जल्द ही इसके लिए रजिस्ट्रेशन भी शुरू होने वाला है। लेकिन इस मुफ्त समाजवादी स्मार्टफोन योजना में कुछ पेंच हैं, यानी ये हर किसी को नहीं मिलने वाला। इसके लिए सरकार ने कुछ जरूरी शर्तें रखी हैं। शर्त ये कि अगर आप 2017 यूपी विधानसभा चुनाव में पहली बार वोट डालने वाले हैं तो ये योजना आपके लिए है। यानी अगर 1 जनवरी 2017 को आपकी उम्र 18 साल होने वाली है तभी आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। लेकिन पहली शर्त पूरी करने के बाद भी आपको फोन मिल जाए ये जरूरी नहीं है। इसमें दूसरा पेंच ये है कि ये फोन 2017 के दूसरे हिस्से में मिलेगा। यानी अगर यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तभी आपको ये स्मार्टफोन दिए जाएंगे, क्योंकि विधानसभा चुनाव अगले साल की शुरुआत में होने वाले हैं। जिन लोगों को ये स्मार्टफोन चाहिए उन्हें पहले आओ पहले पाओ के आधार पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन 1 महीने में शुरू होने वाला है। लेकिन केवल वही लोग रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे जिनकी उम्र 1 जनवरी 2017 को 18 साल पूरी होगी और उनके परिवार की सालाना आय भी 2 लाख से कम होनी जरूरी है। साथ ही रजिस्ट्रेशन कराने वाले को कम से कम 10वीं पास होना जरूरी है। इस स्मार्टफोन में कुछ प्रीलोडेड ऐप्स मिलेंगे। इन ऐप्स के जरिए लोग राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में जान सकेंगे और अपनी बात सीधे राज्य सरकार तक पहुंचा भी सकेंगे। इससे पहले 2012 विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने जीतने के बाद मुफ्त लैपटॉप और टैबलेट देने का वादा किया था। टैबलेट तो बंटे नहीं, लेकिन सरकार ने करीब 16 लाख लैपटॉप बांटने का दावा किया। इस योजना को लेकर युवाओं में काफी जोश था। ऐसे में माना जाता है कि सपा सरकार की 2012 की जीत में फ्री लैपटॉप योजना का बड़ा हाथ था। लेकिन बीजेपी अखिलेश सरकार की इस योजना पर हमलावर हो गई है। बीजेपी सांसद रामशंकर कठेरिया के साथ साथ यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य ने भी आरोप लगाया है कि ये जनता को बेवकूफ बनाने का सपा सरकार का नया शिगुफा है। रामशंकर कठेरिया ने फ्री लैपटॉप योजना पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि अगर इस योजना की सीबीआई जांच कराई जाए तो एक बड़ा घोटाला सामने आएगा। बीजेपी के अलावा कांग्रेस ने भी इस योजना पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस ने कहा है कि जिस तरह फ्री लैपटॉप योजना के तहत केवल जान पहचान के लोगों को लैपटॉप दिए गए, उसी तरह इस योजना में भी आम आदमी को कोई फायदा नहीं होने वाला। ब्यूरो रिपोर्ट A to Z न्यूज। प्रदेश में कानून व्यवस्था पर लगातार उठ रहे सवालों के बाद अखिलेश सरकार अब जाग उठी है। सीएम अखिलेश यादव ने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर एक हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं। इस बैठक में सभी जिलों के डीएम, एसएसपी और सभी जोन के आईजी को बुलाया गया है। पहले चर्चा थी कि ये बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी, लेकिन बाद में सीएम ने खुद ही अधिकारियों से मिलने का फैसला किया। बैठक में डीजीपी जावेद अहमद, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर दलजीत सिंह, चीफ सेक्रेटरी दीपक सिंघल और गृह विभाग के सचिव देवाशीष पांडे भी मौजूद रहेंगे। माना जा रहा है कि सीएम अधिकारियों को कड़े निर्देश दे सकते हैं। अगले हफ्ते बकरीद का त्योहार है और फिर उसके बाद लगातार दशहरा, दिवाली और मुहर्रम जैसे बड़े त्योहार हैं। ऐसे में कानून व्यवस्था को लेकर सरकार की चिंता बढ़ गई है। मिल रहा है, वहीं इलेक्ट्रॉनिक और इस तरह के लोग जुड़ रहे हैं जहां पर जो इंजीनियर्स भी हो सकते हैं, जो टेक्निकल लोग होते हैं, उन्हें भी जो अवसर मिलेगा। तो सरकार का प्रयास रहा है कि हर वर्ग में और जो अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने एक अहम बैठक बुलाई। इस बैठक में मतदाता पहचान पत्र और वोटर लिस्ट में गड़बड़ियों से जुड़ी समस्याओं पर विचार किया गया। इसके अलावा चुनाव से जुड़ी कई दूसरी समस्याओं पर भी चर्चा की गई। राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष टी वेंकटेश की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने शिरकत की। समस्याओं को सुलझाने की प्रक्रिया 15 सितंबर से शुरू होकर जनवरी तक चलेगी, जिसके तहत 4 चरणों में समस्याओं का निपटारा किया जाएगा।
मेन हमारा जो इलेक्शन कमीशन के जो डायरेक्शंस है, समरी रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल, संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्यक्रम, इसका डेट स्केड्यूल हमने सब पार्टीज को दिए हैं और आप लोगों के साथ भी हम अलग से बैठ के पूरा इसका डिटेल्स हम देंगे। इसमें मेन है जो दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अवधि है वो 15 सितंबर से हमारा स्टार्ट होगा, 31 तक ये लिया जाएगा और ये पूरा प्रोग्राम जो है जनवरी 2 तक चलेगा। फिलहाल रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। महलों का राजा मिला कि रानी बेटी राज करेगी, तुम्हारी बेटी राज करेगी। सितारा कलेक्शन बाय श्री राज महल ज्वेलर्स, रानी जैसी बेटियों के लिए। Watch your favorite A to Z news channel just a click away. Log on to www.a2znewschannel.com. नसाका दे 100% सुरक्षित और शुद्ध पानी। इसकी मिनजेट टेक्नोलॉजी ऐड करे जरूरी मिनरल्स और दे टेस्ट भी। आप किसे चुने, नसाका या बीमारियां? कुछ ऐसी है हमें शरारतें करने दो। जोश मोबाइल हर दिल में जोश लाए। सभी व्यूअर्स को नमस्कार। सब रोगों की एक दवा, हंसते रहो मेरे भाई। जब इसके ऊपर कार्बन आ गया व्यूअर्स, जब इस पैंक्रिया के ऊपर कार्बन आ जाता है तो ये इंसुलिन बनानी बंद कर देती है। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है। वोटरों को रिझाने की कोशिश में कांग्रेस ने अपने सारे तीर छोड़ दिए हैं। इसी कोशिश में पार्टी की सीएम उम्मीदवार शीला दीक्षित वाराणसी पहुंची, लेकिन वाराणसी में उनका बेहद अलग अंदाज में स्वागत किया गया। एक कुत्ता शीला के स्वागत के लिए मुंह में पार्टी का झंडा लिए इंतजार करता मिला। इस कुत्ते ने कई करतब भी दिखाए और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने माला पहनाकर कुत्ते का स्वागत भी किया। बाराबंकी के रामनगर में एक युवक की मौत के बाद भड़के लोगों पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। कुछ दिनों पहले 4 दबंग युवकों ने लोगों की जमकर पिटाई कर दी थी। इस मारपीट में घायल एक शख्स की इलाज के दौरान मौत हो गई थी, जिसके बाद गांव वाले भिड़ गए थे। गुस्साए लोगों ने रामनगर बहरीच हाईवे पर शव रखकर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को समझाने की कोशिश की, लेकिन प्रदर्शनकारी नहीं माने। मजबूरन पुलिस ने लोगों पर लाठीचार्ज कर दिया। इस घटना में कई लोग घायल हो गए। प्रदर्शनकारियों ने स्थानीय विधायक और मंत्री अरविंद सिंह गोप को इस घटना के लिए जिम्मेदार ठहराया है। पानी बोतल यूपी के आईपीएस अधिकारी सुरेंद्र वर्मा की कैंसर से मौत हो गई। सुरेंद्र वर्मा लंबे समय से मुंह के कैंसर से पीड़ित थे। राजधानी लखनऊ के मेडिकल कॉलेज में उनका इलाज चल रहा था, लेकिन मंगलवार को इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। वर्मा 2003 बैच के आईपीएस अधिकारी थे।
वो प्रतापगढ़ और एटा समेत यूपी के कई शहरों में एसपी के पद पर तैनात रहे। यूपी के डीजीपी जावेद अहमद समेत कई वरिष्ठ अधिकारियों ने सुरेंद्र वर्मा की मौत पर शोक जताया है। जौनपुर के आरटीओ कार्यालय में आज सुबह अचानक आग लग गई। फौरन ही आग लगने की सूचना दमकल विभाग को दी गई। करीब 1 घंटे बाद दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। आग के कारण कुछ लोग लाइसेंस के कागजात तक जल गए। हालांकि आग से कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। आग लगने की वजहों का अब तक पता नहीं चल पाया है। जौनपुर पुलिस ने रंगदारी मांगने की 2 शातिर युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से एक तमंचा भी बरामद किया है। ये दोनों शातिर बदमाश व्यापारियों और स्थानीय लोगों को फोन पर धमकी देकर पैसे ऐंठते थे, लेकिन एक पीड़ित व्यापारी की शिकायत के बाद पुलिस ने फोन सर्विलांस कर इन्हें गिरफ्तार किया है। दोनों बदमाश तब पकड़े गए जब वो ट्रेन में कहीं और भागने की फिराक में थे। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए A to Z न्यूज के साथ। नमस्कार। ऐसी है शरारतें करने दो, दिल तो ये बच्चा है, इसे शरारतें करने दो। Yes, I may be more salt than pepper, getting naughty better late than never.